हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर पी डी चारण। अपन फिर से वापस वही टॉपिक छोटा सा छूट गया था। तो अगला साइंटिस्ट जो अपना आया था वो आया था कार्ल मोबियस। कार्ल मोबियस कब आए थे? 1825 से 1908 तक इनका जीवन काल था। कार्ल मोबियस का ये अपन पढ़ रहे हैं इकोलॉजी की, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी पर पढ़ रहे हैं ना। इकोलॉजी का इतिहास, पारिस्थितिकी का इतिहास है ना, ये पढ़ रहे हैं अपन। तो इसमें मैंने आपको अभी बहुत सारे साइंटिस्ट बता चुका हूँ मैं आपको। आगे अगला जो साइंटिस्ट अपना रहा है वो कार्ल मोबियस। तो कार्ल मोबियस ने क्या काम किया था खास? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बायोसिनोसिस शब्द है ना, बायोसिनोसिस शब्द है ना, किसने दिया? या आपको ये ध्यान रखना, बायोसिनोसिस शब्द जो है, बायोसिनोसिस कुछ भी स्पेलिंग लिखी हो सकती है, आपको ध्यान रखना है। बायोसिनोसिस शब्द किसने दिया था? कार्ल मोबियस ने दिया था। इन्होंने सोशल इकोलॉजी सिद्धांत भी कार्ल मोबियस ही ने दिया था। ठीक है। उसके बाद में अगले साइंटिस्ट जो आते हैं अपने, इनका नाम है 1834 से आए थे और 1919 प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तब तक ये रहे, 1919 से। ये है इनका नाम था अर्न्स्ट हिकल। अर्न्स्ट हिकल या हिकल अपन सिंपल लिख सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द दिया था, जैसे मैंने आपको बताया था। इकोलॉजी शब्द दिया था सबसे पहले किसने दिया था? अर्न्स्ट हिकल ने दिया था। 1869 में ये टर्म इन्होंने, अर्न्स्ट हिकल ने इकोलॉजी शब्द दिया था। ओइकोस प्लस लोगस से मिलके शब्द होता है। ओइकोस का मतलब होता है हैबिटेट, और लोगस का मतलब होता है स्टडी ऑफ, है ना। तो हमने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी भी जीव का उसके प्राकृतिक आवास में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के साथ में क्या इंटरेक्शन रहता है, इस सहसंबंध को जो है इकोलॉजी कहते हैं। ये परिभाषा दी थी इकोलॉजी की अर्न्स्ट हिकल ने सबसे पहले। ठीक है, ये अपन पढ़ा। उसके बाद में अगला जो साइंटिस्ट आता है उसका नाम है यूजीनियस वर्मिंग। ये आए थे 1841 से 1924 तक, ये वैज्ञानिक इनका जीवन काल था। इनका नाम था यूजीनियस वर्मिंग। ठीक है, यूजीनियस वर्मिंग। इन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम किया था? इन्होंने इकोलॉजिकल प्लांट जियोग्राफी पर कार्य किया था। इन्होंने इकोलॉजिकल प्लांट जियोग्राफी है ना, प्लांट जियोग्राफी के ऊपर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था यूजीनियस वर्मिंग ने। और इसलिए इनको जो है यूजीनियस वर्मिंग के लिए बायोजियोग्राफी, इन्होंने टर्म सबसे पहले क्या दिया था? बायोजियोग्राफी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? यूजीनियस वर्मिंग ने दिया था। ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है, बायोस्फीयर शब्द, बायोस्फीयर या जीव मंडल, ये शब्द किसने दिया? ये एक बार प्रश्न पूछा हुआ है। बायोस्फीयर या जीव मंडल शब्द दिया था 1875 में। एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड, ये डब्ल्यू से नहीं होगा नाम इसका, थोड़ा ध्यान देखिएगा। एडवर्ड स्यूस ने सबसे पहले जीव मंडल या बायोस्फीयर शब्द दिया था, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद में 1894 में एक साइंटिस्ट आया था। इन साइंटिस्ट का ये संत थे एक्चुअली। क्या है, पहले जो ईसाइयों के चर्च होते थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होते थे। जो भी सिद्धांत जो भी उन्होंने दे दिया तो वो फाइनल मान लिया जाता था। ठीक है, तब धार्मिक व्यवस्थाएं उस तरह से थी। तो सेंट G.J. मेवार्ट, ये सेंट थे लेकिन ये साइंटिफिक एप्टीट्यूड रखते थे अपना। तो इन्होंने जो है सबसे पहले एक टर्म दिया था हेक्सिकोलॉजी। इकोलॉजी के लिए हेक्सिकोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था? मेवार्ट ने दिया था। ये कई बार पूछ देते हैं, मेवार्ट ने हेक्सिकोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में यूजीनियस वर्मिंग के बाद में अपन एक और वैज्ञानिक का कार्यकाल देखते हैं, जीवन काल 1844 से 1930 के बीच में एक और वैज्ञानिक आए थे। इन वैज्ञानिक का नाम था स्टीफन फोर्ब्स नाम से एक साइंटिस्ट आए थे। इन्होंने एंटोमोलॉजी पर, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। एंटोमोलॉजी पर, जो कीट होते हैं छोटे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, एंटोमोलॉजी पर सबसे बहुत ज़्यादा काम किया था।
स्टीफन फोर्ब्स ने काम किया था इन पे, है ना। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है, 1860 से 1940 के बीच में एक महानुभव वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था वी वोल्टेरा। और इन्हीं के साथ में एक और वैज्ञानिक आए थे 1880 से 1949 के बीच में, और उस वैज्ञानिक का नाम था ए जे लोटका। तो लोटका एंड वोल्टेरा, आपने सुना होगा, लोटका एंड वोल्टेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था। वो किसका था? मैथमेटिकल मॉडल था लोटका वोल्टेरा का, नाम से मैथमेटिकल मॉडल फॉर पॉपुलेशन स्टडी के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल दिया, उसका नाम था लोटका वोल्टेरा मॉडल। तो उन्होंने ये बताया था प्रे प्रीडेटर इंटरेक्शंस बताया था, है ना। शिकार और जिसका शिकार किया जाता है, शिकारी और शिकार दोनों के बारे में अध्ययन से संबंध के। जैसे किसी जंगल में अगर बहुत ज़्यादा अगर शेर हो जाएंगे तो फिर वो शाकाहारियों को, हिरणों को कम कर देंगे, हिरण वो जो आगे कम हो गए तो वेजिटेशन बढ़ जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने जो टोटल है प्रे प्रीडेटर का जो सिद्धांत था पॉपुलेशन की, उनकी अध्ययन के लिए लोटका वोल्टेरा सिद्धांत दिया था। ये बहुत फेमस है। लोटका वोल्टेरा सिद्धांत किसने दिया था? वी वोल्टेरा एंड ए जे लोटका ने। ये मैथमेटिकल मॉडल है पॉपुलेशन स्टडीज के लिए। किसकी पॉपुलेशन? प्रीडेटर के इंटरेक्शन की स्टडी के लिए, ठीक है। तो लोटका वोल्टेरा ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे 1869 से 1939 के बीच में, और इन वैज्ञानिक का नाम था व्लादिमीर वर्नाडस्की, रशियन थे, व्लादिमीर वर्नाडस्की। इन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम किया था? इन्होंने बायोस्फीयर, है ना, बायोस्फीयर के ऊपर स्टडी करी थी इन्होंने। हालांकि बायोस्फीयर जो वर्ड तो कॉइन किसने किया था? एडवर्ड सोयूस ने किया था, लेकिन इन्होंने इकोलॉजिकल सक्सेशन पे भी काम किया था। और इन्होंने जो है बायोस्फीयर एक पुस्तक लिखी थी, द बायोस्फीयर। इन्होंने एक पुस्तक का नाम क्या लिखा? दी बायोस्फीयर। ये पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? वर्नाडस्की, व्लादिमीर वर्नाडस्की नाम के वैज्ञानिक ने बायोस्फीयर पुस्तक लिखी थी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी। तो ये इन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया था। उसके बाद में अपन जो है अगला पढ़ते हैं वैज्ञानिक को, और इन वैज्ञानिक का, अगले वैज्ञानिक का नाम है हेनरी सी कॉवल्स, है ना। इसको मैं पेज चेंज कर लेते हैं अपन। अगले वैज्ञानिक आते हैं, ये है 1869 से 1919 तक ये वैज्ञानिक, इनका जो है प्रथम विश्व युद्ध एंड हुआ था तब ये भी, इनकी भी निधन हो गया था। इनका नाम था हेनरी सी कावल्स कह देते हैं, हेनरी सी कावल्स। इन्होंने इकोलॉजिकल सक्सेशन पे काम किया था। इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकीय अनुकूलन, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण या एक सक्सेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बेयर एरिया है बिल्कुल, जहाँ पे किसी तरह की कोई चट्टानी एरिया है जिस पे किसी तरह की कोई घास वनस्पति नहीं है, तो सबसे पहले जब वो चट्टानी एरिया पर है तो वहाँ पर सबसे पहले क्या, मिट्टी, हल्की मिट्टी आएगी, उसका क्षरण होएगा, फिर है ना मिट्टी के ऊपर थोड़ी सी नमी आएगी, फिर इस पर प्लांट्स का विकास होगा, है ना। सबसे पहले लाइकेन आएगी, है ना, क्रस्टोस, फिर फोलियोस, फिर फ्रूटिकोस लाइकेन आएगी, फिर मॉसेज आएंगे, फिर टेरिडोफाइट्स आएंगे, फिर इस तरह से उच्चतर पादप आते रहेंगे ना, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। तो इस तरह क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है। तो इनिशियल से जहाँ पर कोई नहीं था प्लांट, वहाँ से फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनने का प्रोसेस जो होता है, इस क्रमागत प्रोसेस को क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये जो सबसे पहले स्टडी इन्होंने हेनरी सी कावल्स ने की थी, इसकी स्टडी इकोलॉजिकल सक्सेशन की। उसके बाद में अगले साइंटिस्ट थे 1870 से 1950 के बीच इनका जीवन काल था, और इन वैज्ञानिक का नाम था जे.सी. स्मट्स। इन्होंने जो है होलिज्म शब्द दिया था। होलिज्म शब्द सबसे पहले किसने दिया था? जे.सी. स्मट ने। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी होलिज्म एंड इवोल्यूशन। 1926 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी होलिज्म एंड इवोल्यूशन। तो आपको कई बार पुस्तक के बारे में पूछ लेते हैं कि होलिज्म एंड इवोल्यूशन पुस्तक किसने लिखी थी? जे.सी. स्मट ने लिखी थी,
ठीक है। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको कई बार पूछा गया है, 1871 से 1955 के बीच इस वैज्ञानिक का कार्यकाल रहा और इस वैज्ञानिक का नाम था ए.जी. टेंसले। ए.जी. टेंसले। ए.जी. टेंसले ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। 1935 में उन्होंने एक टर्म दिया था इकोसिस्टम, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। ये पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? ए.जी. टेंसले ने 1935 में दिया था। ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए.जी. टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द दिया था। उसके बाद में एक साइंटिस्ट और आते हैं, 1877 से 1968 के बीच में इनका कार्यकाल रहा और इन वैज्ञानिक का नाम था विक्टर ई. सेल्फोर्ड। विक्टर ई. सेल्फोर्ड। विक्टर ई. सेल्फोर्ड ने सबसे पहले क्या काम किया था? विक्टर ई. सेल्फोर्ड ने फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी सिद्धांत का प्रयोग किया था और फूड वेब और बायोम का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने एक तो फूड वेब का कॉन्सेप्ट दिया था, फूड वेब कॉन्सेप्ट भी जो है शेल्फोर्ड ने दिया था, फूड वेब कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या उन्होंने कहा था? इन्होंने एक फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी सिद्धांत पर काम किया था। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी या इकोफिजियोलॉजी ऐसे भी कह सकते हैं, इसके ऊपर इन्होंने काम किया था। ठीक है। और बायोम कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। बायोम, बायोम शब्द के जो है वो भी सेल्फोर्ड ने दिया था, विक्टर ई. सेल्फोर्ड ने इस पे कॉन्सेप्ट इस पे काम किया था। उसके बाद में 1900 से 1991 अभी हाल ही में ये 1991 तक ये वैज्ञानिक आए थे। इनका नाम था चार्ल्स ई. एल्टन। चार्ल्स ई. एल्टन, चार्ल्स एल्टन भी बोलते थे सामान्य, चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले क्या काम किया था? इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम एल्टोनियन पिरामिड्स जो है, पिरामिड्स के बारे में इन्होंने बताया था। पिरामिड्स, पिरामिड्स है ना, जो फूड चेन को अगर अपन एक डायग्राम के रूप में अगर प्रदर्शित करेंगे तो पहले जैसे एग्जांपल ये नंबर की पिरामिड है, जैसे ग्रासेस नीचे आ गई, फिर ग्रासेस को जो है हर्बीवर्स खाएंगे, हर्बीवर्स को कार्निवर्स खाएगा, है ना, टॉप कार्निवर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी देखो ये तो है कि प्रोड्यूसर हो गया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर जो है ना। तो ये एक तो उन्होंने बताया था किस तरह का जो पिरामिड होता है नंबर्स का, वो सीधा घास स्थल का उन्होंने एग्जाम्पल लेकर के बताया था। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने दिया था। एक तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करी थी इन्होंने। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या कहते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी एनिमल इकोलॉजी। एनिमल इकोलॉजी, ये पुस्तक किन्होंने लिखी थी? ये चार्ल्स एल्टन ने लिखी थी, एनिमल इकोलॉजी। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? चार्ल्स एल्टन को फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी। तो अपने पास बहुत सारे इकोलॉजी के फादर हो गए। ठीक है। पहले अपन ने पढ़ा था फादर ऑफ इकोलॉजी कौन थे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन थे? फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी ई.पी. ऑडम। ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन थे? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। और अभी नए फादर और जग गए, इनका नाम है फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी। फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी कौन है? चार्ल्स ई. एल्टन या चार्ल्स एल्टन। फादर ऑफ इकोलॉजी इन्होंने कहते हैं क्योंकि इन्होंने एक एनिमल इकोलॉजी के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, एक पुस्तक लिखी थी, इसलिए इनको फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी भी कहते हैं, चार्ल्स एल्टन को। ठीक है। तो इन्होंने फूड वेब और इकोलॉजिकल निश कॉन्सेप्ट दिया था। इकोलॉजिकल निश, तो इकोलॉजिकल निकेत हिंदी में कहते हैं ना, इकोलॉजिकल निकेत या इकोलॉजिकल निश जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। तो ये जो है बेसिकली अपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस जो और भी हिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक 1970 में एक गिया हाइपोथेसिस जो है वो जेम्स लवलॉक ने दी थी। जेम्स लवलॉक, ये क्वेश्चन पूछते हैं गिया हाइपोथेसिस किसने दी थी? तो जेम्स लवलॉक ने दी थी। ठीक है। और 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो यूनेस्को के तत्वावधान में चले थे, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम से बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। इसके तहत भारत में अंदर बहुत सारे है ना, जैसे नंदा देवी, नीलगिरी, ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व उसके कारण ही बने थे। भारत में भी लगभग 14-15 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है। तो ये मैब प्रोग्राम के तहत बने गए थे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो सबसे पहला भारत का नीलगिरी था, उसके बाद नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अब कुल करके 14-15 बायोस्फीयर रिजर्व अभी भारत में है। तो अपने को ये भी एक ध्यान रखना है कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत ये
बायोस्फीयर रिजर्व्स बने थे पूरी दुनिया में, यूनेस्को का एक ये प्रोग्राम था। ठीक है, उसके बाद में आपको एक और प्रश्न जो है कई बार पूछते हैं, और वो मैं आपको बता दूं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसने डिस्कवर करा था? BNF, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इसने कहा था, एक वैज्ञानिक था, उसने बताया था कि जो पेड़ पौधों से जो पत्तियां वगैरह, ट्विक्स वगैरह नीचे गिरती हैं या जीव जंतु मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनका नेचुरल डिग्रेडेशन होएगा। डिग्रेडेशन के बाद में उसमें बहुत सारी गैसेस निकलती है, उसमें नाइट्रोजन प्रमुख होती है। तो ये जो उसने सिद्धांत बताया था, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो है उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने, जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम था बीजेरिंग्स, BEIJERIN बेजेरिंग्स। इन्होंने सबसे पहले जो है BNF सिद्धांत के बारे में बताया था, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया था। और अगर ऐसे पूछ ले नाइट्रोजन की खोज किसने करी थी, तो नाइट्रोजन की खोज किसने करी थी, आपको ये ध्यान होना चाहिए, 1772 ईस्वी में नाइट्रोजन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने, है ना। रदरफोर्ड कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। रदरफोर्ड ने बहुत सारे काम, रेडियो एक्टिविटी पर भी बहुत सारा काम किया है ना, रेडियो धर्मिता पर इन्होंने रदरफोर्ड ने बहुत काम किया है। रदरफोर्ड जो है इन्होंने नाइट्रोजन पे काम किया। रदरफोर्ड न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, और नाइट्रोजन साइकिल किसने दी थी? अगर नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पूछे तो एंटोनी लेवोजियर ने नाइट्रोजन साइकिल दी थी। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, तो ये कुछ एक प्रश्न थे इकोलॉजी से संबंधित, तो मैंने आपको बताना समझा। उसके अलावा एक और भी अपने, जैसे अरस्तु की अपन बात करें, अरस्तु का कार्यकाल क्या था? अरस्तु था 384 BC से 322 BC तक, ईसा पूर्व। इतना बहुत सबसे पुराना वैज्ञानिक अगर देखें आज अपन पढ़े, उसमें अरस्तु था। तो अरस्तु ने जो सबसे पहले एक पुस्तक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। क्या पुस्तक लिखी थी? द हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स पुस्तक लिखी थी अरस्तु ने। और अरस्तु का एक चेला हुआ था, उसका नाम था थियोफ्रेस्टस जो था, इन्होंने जो है सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के बीच संबंधों का सिस्टमेटिक ज्ञान स्थापित किया था। तो ये भी एक थियोफ्रेस्टस का काम था। एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे बफोन, BUFFON, बफोन ने सबसे पहले क्या किया था? 1749 में थे बफोन आए थे। उनका कार्यकाल तो बहुत था। 1749 में उन्होंने एक काम किया था हैबिट्स एंड अडेप्टेशंस के बारे में, किसी जीवों की उसकी हैबिटेट्स एंड अडेप्टेशन पुस्तक लिखी थी इन्होंने। हैबिटेट्स एंड अडेप्टेशन पुस्तक जो है बफोन ने लिखी थी, और इन्होंने जीवों का उनके एनवायरनमेंट के बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में बात करी थी। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट जो कई बार प्रश्नों में पूछ लेते अपने को, वेलेस, WALLACE, वेलेस, है ना। वेलेस का पूरा नाम था अल्फ्रेड रसेल वेलेस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1880 में, इनकी पुस्तक आई थी, और पुस्तक का नाम था आइलैंड ऑफ लाइफ। ये जो पुस्तक थी, उन्होंने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स के बारे में, जो एनिमल्स है पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सा एनिमल कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसकी मैपिंग करी थी उन्होंने, और एक पुस्तक लिखी थी आइलैंड्स ऑफ लाइफ। तो ये पुस्तक उन्होंने 1880 में लिखी थी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम था जो उन्होंने किया था। तो ये कुल मिलाकर के अपने इकोलॉजी का मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, और इकोलॉजी की हिस्ट्री के ऊपर जो अपने इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। एक तो फादर ऑफ इकोलॉजी कौन होता है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी कौन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने चाहिए। दूसरा, किस वैज्ञानिक ने कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है कि इन वैज्ञानिकों ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी। तो कई बार सिविल सर्विसेज में भी एक दो बार मैंने प्रश्न देखे इकोलॉजी से संबंधित, वो ये पूछते हैं, एक तरफ तो साइंटिस्ट्स के नाम लिख देते हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकों के नाम लिख देते हैं, फिर लिखते हैं सुमेलित करिए इनको आपस में, है ना, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ से साइंटिस्ट लिख देते हैं, एक तरफ नेम ऑफ द बुक्स, है ना, रिटन बाय दो साइंटिस्ट्स। तो अपने को उनको मेल करना है ना, तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको ये आज का इकोलॉजी का ब्रीफ हिस्ट्री आपको पसंद आई होगी। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको दिमाग में आते हैं तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9530253838। डॉक्टर PD चारण, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, बीकानेर। थैंक यू दोस्तों।